भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं आप लोग को मैं वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। और वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम रिवीजन अभी चला रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस अप्रैल भर जितना हो सके मैं जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि अच्छा है कराना चाहिए, डिफ़िकल्ट है याद करने में, तो उसको मैं रिवीजन के तौर पर ला रहा हूँ। तो फोबिया, ठीक है, फोबिया के बारे में आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि सेकेंड ईयर का है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फोबिया जिसको हम लोग भय या डर कहते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और आप लोग को समझना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा पूछता है। चलिए करते हैं शुरू। फोबिया का मतलब होता है, देखिए अभी तक जो भी हम ये पढ़ा रहे हैं ये 22 से 23 के लिए पढ़ा रहे हैं, समझ गए। 22 से 23 के लिए कंप्लीट तो पढ़ा ही चुके हैं, बस रिवीजन के तौर पर कुछ करा दे रहे हैं। बाकी मई से हम लोग शुरू करेंगे 23 से 24 के लिए, सभी ईयर के लिए, ठीक है। अब देखिए भय होता क्या है। भय आप लोग देखते होइएगा कि बहुत लोग डरता है बिना किसी कारण के, जो है किसी चीज़ से जो है अपने आप को असहज महसूस करेगा। तो बिना किसी कारण से किसी भी बिना रीजन के अपने आप को असहज मतलब असहाय महसूस करना, यही डर होता है, यही भय होता है, समझ गए। भय एक प्रकार का विकार है और ऐसा अगर किसी व्यक्ति में होता है कि बिना किसी रीजन के किसी भी स्थिति में किसी भी समय बिना किसी रीजन हुए वह असहज महसूस करे, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करे किसी स्थिति में, तो वह एक भय होता है जिसे डर कहते हैं। और यह एक विकार है, यह एक समस्या है, ठीक है। तो ही कहता है भय एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या स्थिति से असहज हो जाता है। वही चीज़ें है जिसमें व्यक्ति किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी वस्तु से अपने आप को असहज अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है, ठीक है। और स्वयं को परेशान महसूस करता है। और जैसे ही आपको किसी भी कंडीशन में आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, असहज आपको लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे परेशान महसूस करेंगे खुद को। और जब जैसे आपको लगेगा कि हम परेशान हैं, हम अनकंफर्टेबल है, असहज है, तो आपको लगेगा कि आपको चारों साइड से आपके खतरा उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। उससे आप जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे जिसे हम लोग भय कहते हैं, ठीक है। और अनेकों कारणों के भय का भी अलग अलग प्रकार होता है। तो नॉर्मली देखा जाए डर जिसे फोबिया कहते हैं, भय कहते हैं, भय एक विकार है, यह एक मानसिक विकार ही है जिसमें व्यक्ति किसी भी वस्तु से किसी भी स्थिति में, ठीक है, अपने आप को असहज महसूस करता है और स्वयं को परेशान महसूस करता है। असहज के साथ में वह परेशान होने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है व्यक्ति को। और उससे ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर जो है कोई ना कोई घटना होने वाला है, कोई ना कोई खतरा उत्पन्न हो चुका है, ऐसा महसूस करने लगता है। और यही जो है भय कहलाता है, मीन्स डर कहलाता है, फोबिया कहलाता है, समझ गए। इसके अब ये जो फोबिया यानी जो भय है, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण होते हैं भय उत्पन्न होने का या डरने का, जिसके अलग अलग प्रकार के अलग अलग रीजन के आधार पर अलग अलग भय होते हैं, ठीक है। अब भय का वर्गीकरण किया गया है, आपके सामने में है। अब भय का बहुत सारे वर्गीकरण है। कोई व्यक्ति देखते होइएगा कोई कारण नहीं रहेगा लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ब्लड कटने, किसी को कट जाता है, फट जाता है और ब्लड जाने लगता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो उसको खून देखकर डर लगेगा, वह व्यक्ति भागेगा। जबकि एक ब्लडिंग होना एक नेचुरल गुण है, किसी को कटेगा फटेगा तो ब्लडिंग तो होगा ही, लेकिन उसको देखकर अगर डर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए अगर कोई व्यक्ति को शादी से भी डर लगना, जिसे हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, शादी से भी व्यक्ति को डर लगता है। ऐसा कंडीशन होगा जो बहुत सारे व्यक्ति को शादी करने के नाम सुनते ही डर लगने लगता है, तो यह भी एक समस्या होता है। जबकि शादी करना एक नेचुरल है, एक स्वाभाविक है आदमी का, और अगर उससे डर लग रहा है मतलब बिना किसी कारण का है, अपने आप को आप जो है उसके नाम सुनते ही, उस स्थिति में होते ही जो है आप अपने आप को खतरा महसूस करने लगते हैं, लगता है कि आपको डर है, शादी करना है गलत है। तो यही जो है दिक्कत है। कोई व्यक्ति को देखते होइएगा अंधेरा में वह नहीं निकल पाता है अकेला, यानी उसको अंधेरा से डर लगता है। कोई व्यक्ति होता है जिसको प्रकाश में जाने से डर लगता है, भले यह बहुत चुनिंदा लोगों को होता है लेकिन होता है, ठीक है।
बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग स्थिति के आधार पर, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग लक्षणों के आधार पर बहुत सारे भय के प्रकार हैं, जिसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको देखना है। देखिए, पहला है भय का एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मत देख लीजिए, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है कि भीड़ से डर लगना, भीड़ से डर लगना। अब भीड़ से डर लगने का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति से या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से वह डरता है। वह अपने आप को अकेला रहना अच्छा पसंद करेगा, ज़्यादा इधर उधर घूमना पसंद नहीं करेगा। तो एगोराफोबिया वही होता है कि या तो अकेला रहना वह चाहेगा, या फिर उसे भीड़ से बहुत डर लगना। भीड़ से बहुत डर लगना मतलब अकेला रहना, तो वही चीज़ें हैं। तो एगोराफोबिया वही होता है कि यह एक फोबिया का बहुत गंभीर किस्म का जो है समस्या होता है, और ऐसे स्थानों अथवा ऐसे कंडीशन होने पर डर जाता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। अब एक आदमी है, कहीं ना कहीं तो भीड़ में उसको सामना करना ही है, चाहे वो बाज़ार गया, चाहे वो दुकान पे गया, चाहे वो मार्केट गया, नॉर्मल जीवन में जी रहा है तो उसको तो भीड़ से सामना करना ही पड़ेगा। अब क्राउड वाला जगह पर वह जाएगा जहाँ पे भीड़ लग जाएगा अचानक, जहाँ कुछ है, तो उस स्थिति से उसको डर उत्पन्न हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी किस्म की, बहुत गंभीर किस्म की यह फोबिया होता है, जिसे हम लोग भीड़ से डर लगना या फिर अकेले रहना यानी एगोराफोबिया कहते हैं। यानी इसमें एगोराफोबिया जिसको होता है वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहेगा, उसको बहुत ज़्यादा क्राउड होने पर वह अपने आप को असहज महसूस करने लगेगा, खतरा महसूस करने लगेगा, यानी वह उसे भीड़ से डर लगेगा। ठीक है, तो पहला हो गया एगोराफोबिया। दूसरा होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया कहने का मतलब है कि अजनबी लोगों से मिलने की परिस्थिति में तर्कहीन डर इस फोबिया का आवश्यक लक्षण है। ठीक है, विशेष प्रकार के सामाजिक फोबिया में लोगों के सामने बोलने, खाते लिखते समय डर लगना शामिल है। ठीक है, वह ऐसा व्यवहार कर सकता है जो उसे परेशानी में डाल देगा। सोशल फोबिया का मतलब होता है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। सोशल फोबिया कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्ति को सोशल फोबिया यानी सामाजिक कल्चर से, सामाजिक सक्रियता से डर लगेगा। मतलब वह समाज में किसी के दूसरे के सामने खाना, बोलना, चलना, ठीक है, कुछ करना, हिचकिचाहट इसमें लाएगा। उसे डर लगेगा किसी दूसरे के सामने परफॉर्म करना, बोलना, चलना, खाना पीना। ठीक है, यानी दूसरे के सामने में, समाज में वह अपने आप को असहज महसूस करेगा किसी भी चीज़ में। तो वही जो है सोशल फोबिया होता है। देखते होइएगा बहुत लोग जो है किसी दूसरे लोग के सामने में या जहाँ पे 4 व्यक्ति रहेगा वहाँ पे बोलना उसको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बोल नहीं पाता है अपने बातों को। ठीक है, उसे डर टाइप का लगेगा कि हम कैसे बोले, क्या सोचेगा, क्या कहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का भय ही होता है जो आदमी अपने अंदर की बातों को 5-10 या 1-2 व्यक्तियों के बीच में नहीं बोल पाता है। तो यह एक प्रकार के, या किसी के सामने खा नहीं पाता है। ठीक है, किसी के सामने कुछ लिख नहीं पाएगा। तो ये सब एक सामाजिक फोबिया में आता है। बातें को समझ गए? चलिए, तीसरा है, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे है तीसरा है, देख लीजिए आपके सामने में तीसरा जो टाइप्स है वह है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब होता है कि विशिष्ट फोबिया। विशिष्ट फोबिया का मतलब होता है कि इससे पहले साधारण फोबिया भी कहा जाता था। ठीक है, इस फोबिया का मुख्य लक्षण होता है लंबी अवधि तक किसी विशेष वस्तु अथवा परिस्थिति के उपस्थिति में अकारण डर लगना। देखिए, विशिष्ट स्पेसिफिक फोबिया कहने का मतलब है कि किसी विशिष्ट मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ों के कारण किसी स्पेसिफिक कंडीशन में होने से डर लगना। ठीक है, मतलब स्पेशल किसी चीज़ से स्पेशली अपने आप को असहज महसूस करना। ठीक है, उस कंडीशन में अकारण डर लगना, ये जो है विशिष्ट होता है, जो किसी विशेष चीज़ों के प्रति होता है, जो कई प्रकार के हो सकते हैं, इसीलिए इसे स्पेसिफिक फोबिया जो है कहा गया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। अब जो है स्पेसिफिक फोबिया है, विशिष्ट फोबिया है, जो किसी विशेष परिस्थितियों में होता है, तो इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है, देख लीजिए।
जैसे है जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है कि ऊंचाई में ऊंचाई से डर, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचा देखिएगा, चढ़ने से वो जो नहीं चढ़ेगा उसको डर लगने, या बहुत ज़्यादा ऊंचा होने पर उसको डर लगने लगेगा। एक्वाफोबिया होता है जिसे पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया भी वही होता है, जल से डरना। एक्वाफोबिया पानी से डर लगना, ठीक है। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया मतलब मैमो देख लीजिए यहाँ पे गेमोफोबिया, मैमोफोबिया लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गेमोफोबिया, मैं आपको बताता हूँ। तो एक्रोफोबिया तो बता दिए कि ऊंचाई से डर लगना, एक्वाफोबिया तो बता दिए कि पानी से डर लगना, ठीक है। और गेमोफोबिया का मतलब होता है विवाह से डर लगना। मैंने पहले ही बताया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको विवाह के नाम सुनते ही उसके अंदर एक अलग प्रकार का डर उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। उसको विवाह नाम सुनते ही जो है अपने आप को सोचता है कि हम भारी खतरा में पड़ रहे हैं। तो यही होता है विवाह से डरना, यानी गेमोफोबिया। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा ये सब। जेनोफोबिया होता है, जेनोफोबिया का मतलब होता है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो जेनोफोबिया का मतलब, गेमोफोबिया तो समझ गए विवाह से डर लगना। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ही व्यक्ति डरता है। एक है जो विवाह से भी डरेगा, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको सेक्स के नाम सुनते ही उसको अंदर डर लगने लगता है, तो वह होगा आपका जेनोफोबिया। और ऐसे जिस व्यक्ति में सेक्स के नाम सुनते ही उसको डर लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उससे जो है जेनोफोबिया हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीनोफेबिया, यहाँ पे जेनो है, GENO है, और यहाँ पे है जीनोफेबिया। अब याद कैसे कीजिएगा मैं बता देता हूँ। देखिए गेमोफोबिया है तो जी है गेमो मतलब मैरिज से, ठीक है, और विवाह से डर लगना, और विवाह के बाद ही आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो विवाह के बाद जेनो आ जाएगा, AVG से, AVG से गेमो होगा तो मैरिज, और जेनो होगा तो सेक्सुअल, ठीक है, इससे डर लगना। ऊपर में क्या था, एक्वाफोबिया। एक्वा मतलब क्या होता है, जल, वाटर, पानी, और फोबिया मतलब भय, मतलब पानी से भय, ठीक है, याद रखिएगा ये, ओके। तो ऐसे याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे जेनोफोबिया। जेनो मतलब अजनबी से डर लगना, कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलना जिससे कभी मिले नहीं हैं, वो हमारे लिए अजनबी है, और अजनबियों से डर लगना, किसी अनजान व्यक्तियों से मिलने पर डरना, यह होता है जीनोफोबिया, ठीक है। जूफोबिया का मतलब होता है कि जानवरों से डर लगना। अब ऐसे व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति देखिएगा भले उसको वह जानवर उससे घुसेड़ दे, लेकिन व्यक्ति जानवर के पास जाएगा जरूर, उसको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जानवरों से डर जाते हैं, तो यानी वो होता है जूफोबिया, जेनोफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, देखिए क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज स्थान से, यानी बंद स्थान से डर लगना। अब भूतिया बंगला हो गया, या ऐसे बंगला है जो बंद रहता है हमेशा, तो वैसे स्थानों पर बहुत ऐसे लोग होंगे जो चले जाएंगे, उनको कोई डर भय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बंद पड़े हुए स्थानों में जाने से उनको डर लगता होगा, तो वही होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, याद रखिएगा। C फॉर क्लोज और C फॉर क्लॉस्ट्रो, ठीक है। CL से क्लॉस्टर और CL से क्लोज, ओके। अब आता है क्रोमोफोबिया। क्रोमो मतलब होता है रंग बिरंगे, ठीक है, तो रंगों से डर लगना, इसे क्रोमोफोबिया कहते हैं, याद रखिएगा। C फॉर कलर, C फॉर क्रोमोफोबिया, ओके। हेमोफोबिया जो हेमेटोलॉजी होता है, उससे हम लोग ब्लड को इंडिकेट करते हैं, तो रक्त से डर लगना हेमोफोबिया में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नाइक्टोफोबिया। N से होगा नाइट, और N से ही होता है नाइक्टो। तो नाइक्टो मतलब नाइट में, मतलब अंधेरा से डर लगना, समझ गए। फार्मेकोफोबिया मतलब होता है कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको दवाई देखकर ही डर लगता है, ठीक है, दवाई से वो भागते हैं। तो फार्मेकोफोबिया का मतलब ही होता है कि औषधि, दवाई से डरना, ठीक है। जूफोबिया जानवरों से डर बता चुके हैं। तो ये सब आपके डर का अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग प्रकार है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो है इसको एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब आता है कि भय का आखिर कारण क्या होता है, भय का कारण क्या होता है। तो चलिए भय का अलग अलग कारण के आधार पर बांटा गया है। पहला आता है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी के आधार पर भय एक कारण बनता है
भय का जो कारण लर्निंग थ्योरी होता है। इस अवधारणा के अनुसार तनाव युक्त उत्तेजक आ कारण ही भय उत्पन्न करता है। देखिए, लर्निंग थ्योरी कहने का मतलब है लर्निंग थ्योरी कैसे कारण बनता है। तो कहता है कि इस अवधारणा, लर्निंग थ्योरी एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके कारण व्यक्ति में डर उत्पन्न होता है। कैसे? इस अवधारणा के अनुसार यानी लर्निंग थ्योरी के अनुसार स्ट्रेस मतलब तनाव युक्त कुछ ऐसे उत्तेजक, ऐसे स्टिमुलेट जो स्ट्रेस उत्पन्न करता हो और वैसे चीज़ जो स्ट्रेस उत्पन्न करता हो वह बिना किसी कारण के भय उत्पन्न कर देता है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा बिना किसी कारण के डरा हुआ रहता है। तो लर्निंग थ्योरी भी वही कहता है कि लर्निंग थ्योरी के अनुसार तनाव युक्त उत्तेजक, अब उत्तेजक में कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई वस्तु, कुछ भी स्थिति, कुछ भी हो सकता है। तनाव युक्त उत्तेजक अकारण ही भय उत्पन्न करता है, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल चीज़ें जो बिना किसी कारण के डर उत्पन्न करता है। तो यह लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है साइकोडायनोमिक थ्योरी। साइकोडायनोमिक थ्योरी क्या कहता है? तो साइकोडायनोमिक के अनुसार आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में विस्थापन होता है। साइकोडायनोमिक थ्योरी ये कहता है कि जब हमारे आत्मा जब कोई चीज़ों को चाहता है और हम उसे दमन कर देते हैं, मतलब सप्रेस कर लेते हैं और उस सप्रेस को करने में हम असफल हो जाते हैं, तो वह जो है व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न करता है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ों से नहीं डरना है, हम इस चीज़ से नहीं डरेंगे। अंदर सोचता है आदमी कि हम इस चीज़ से अब की बार पार पा लेंगे, अब की बार नहीं डरना है। लेकिन जैसे ही उस सामने जाएगा, सामने बोलती बंद। जैसे कोई अजनबी व्यक्तियों से बोलना है, ठीक है, किसी व्यक्ति के सामने, 2-4 व्यक्तियों के सामने कुछ भाषण देना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम भाषण नहीं दे रहे हैं, अकेला में है, दिल में सोच रहे हैं कि नहीं हम एकदम जो है भाषण अब की बार गर्दा उड़ा देंगे, एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही व्यक्तियों के सामने जाते हैं तो मेरा जो अंदर का जो आत्मा है काम नहीं करता है, नहीं बोल पाते हैं, एक वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे ही पीछे हटे, एकदम लगा कि हाँ एकदम हम अब की बार फाड़ देंगे, बोल देंगे। लेकिन जैसे ही सामने गए, सारा बोलती बंद, यानी डर गए। तो यही साइकोडायनोमिक थ्योरी कहता है कि इसके अनुसार दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर, मतलब हमारे अंदर जो सप्रेस चीज़ें हैं उसको असफल हो जाता है सप्रेशन करने में, तो जो सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में यह डिस्प्लेस्ड कर जाता है, विस्थापन होता है, ठीक है। यानी हम अपने अंदर के दबे हुए चीज़ों को दूसरे के सामने में पुनः प्रकट करने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण हम जो है डर की भावना हमारे अंदर बना रहता है। तो यह भी एक कारण है, ठीक है। आगे है, तीसरा है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब होता है कि इसके अनुसार नकारात्मक व अकारण सोच लोगों के अंदर भय पैदा कर देता है। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहता है कि निगेटिव थॉट और बिना किसी कारण के आप सोचेंगे तो आपके अंदर भय पैदा कर ही देगा। तो कॉग्निटिव थ्योरी का कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार भय का जो कारण होता है वह निगेटिव थॉट और बिना किसी बिना किसी कारण, अकारण के सोच जो है लोगों के अंदर भय पैदा कर देता है। तो लर्निंग थ्योरी क्या बोलता है समझ गए, कॉग्निटिव थ्योरी क्या बोलता है समझ गए, साइकोडायनोमिक थ्योरी क्या कहता है समझ गए। और यही 3 कारण, इसी 3 के आधार पर जो है डर का कारण बनता है व्यक्ति के अंदर, मैंने आपको बता दिया। तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो लर्निंग थ्योरी लिख दीजिएगा। बस लर्निंग थ्योरी यही कहता है कि तनाव युक्त उत्तेजक जो है अकारण भय उत्पन्न करता है, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो बिना किसी कारण के है वह भय उत्पन्न करेगा, ठीक है। साइकोडायनोमिक कहता है कि हम भय को, हम सामने किसी चीज़ को जिससे हमको डर लगता हो उसे हम दमन कर कर यानी सप्रेस कर कर और हम उससे विस्थापन करके हम कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ को करें। लेकिन साइकोडायनोमिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो है जैसे ही आप बढ़ेंगे आगे तो आप जो है वहाँ पे फिर से जो है आपका दमनात्मक जो चीज़ें हैं जो अपने अंदर आप सप्रेस कर लिए हैं, कि जो अगर हमको डर लगता है, ठीक है, डर लग रहा है हमको किसी व्यक्ति, जैसे हमको विवाह से डर लग रहा है, ठीक है, विवाह से डर लग रहा है, वो हो गया गेमोफोबिया।
अब हम विवाह के नाम सुने कि विवाह के बातचीत चल रहा है, हम डरने लगे, काफ़ी ज़्यादा विवाह के नाम सुनते ही डरने लगे, ठीक है। लेकिन हमें तो अब एक व्यक्ति जन्म लिया है तो कभी ना कभी शादी उसको करना ही है, ठीक है। अपवाद में कोई व्यक्ति नहीं करता, वो बात अलग है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि कब तक हम डरेंगे, नहीं अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ बातें और चलने लगे फिर से डर जाते हैं। मतलब हम एक समय ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम अपने अंदर जो डर है उसको दमन कर ले, उसको सप्रेस कर ले और शादी के लिए रेडी हो जाए। लेकिन इस दमन करने में, इसे अपने अंदर सप्रेस्ड करने में, दमन करने में असफल हो जाते हैं तो फिर हमारे डर जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो यही साइकोडायनोमिक थ्योरी कहता है कि असफल हो जाएंगे सप्रेशन में, दमन करने में, ठीक है, जो कारण बनेगा भय का। तीसरा है कॉग्निटिव थ्योरी, कहता है कि निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट और बिना किसी कारण के जो है थिंकिंग करने से जो है व्यक्ति के अंदर डर यानी भय का चीज़ें आ जाता है। तो ये हो गया आपका तीनों के अकॉर्डिंग कारण जो कि मैंने बता दिया। अब भय के क्या लक्षण होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति में फोबिया होता है किसी चीज़ के प्रति तो उसके अंदर क्या लक्षण जो है दिख सकते हैं। तो चलिए लक्षण बताते हैं। भय यानी डर के बहुत सारे लक्षण होते हैं, ठीक है। क्या क्या लक्षण होंगे? किसी वस्तु या स्थिति से लगातार व अकारण डर। जब आपके अंदर भय आएगा, डर आएगा, तो आप किसी वस्तु से या किसी कंडीशन में अपने आप को लगातार जो है अकारण, बिना किसी कारण के डरने लगिएगा, ठीक है। उस वस्तु या स्थिति को देखने से व्यक्ति अनियंत्रित होना। अब जैसे ही आपको किसी कंडीशन में या किसी वस्तु से आपको डर लगता हो तो आप उसको देखते ही जो है क्या होगा, आप अनकंट्रोल हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमें अगर सपोज डेट मानते हैं, अगर हमें भूत से अगर डर लगे, मैं एक बात कहता हूँ, भूत से और डर लगे तो क्या हम भूत के पास जाएंगे? भूत को देखते ही हम भागेंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे, तुरंत वहाँ से भागना प्रयास करेंगे। और अगर भागने का कोई ऑप्शन नहीं है तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे, यही ना करेंगे। तो वही चीज़ें होता है कि उस वस्तु या स्थिति से जिससे व्यक्ति बिना किसी कारण के डरने लगे तो व्यक्ति देखते ही अनियंत्रित हो जाता है। समझ गए? ये भी लक्षण है। डरावनी वस्तु या स्थिति से व्यक्ति तुरंत चिंता में पड़ना। अब ऐसे वस्तु है जिससे देखने से डर लगता है, ठीक है, जिस स्थिति में होने से डर आपको लग सकता है, बट रियलिटी में वह वस्तु कोई हानिकारक है नहीं, ठीक है। यानी देखने से, समझ गए, उस स्थिति में होने से आपको महसूस होगा कि हाँ हम डर गए, डरेंगे इससे देखते ही, लेकिन वास्तव में वह वस्तु जो है डरने वाला चीज़ है नहीं, स्थिति डरने वाला है नहीं। लेकिन व्यक्ति जो है उस डरावनी वस्तु या स्थिति से व्यक्ति तुरंत चिंता में पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या है फोबिया का, तो वह डरावनी वस्तुओं और स्थितियों से तुरंत चिंता में पड़ जाता है, ठीक है। और चूँकि फोबिया एक एंजाइटी ही है, फोबिया एक चिंता ही है, समझ गए, जिसमें व्यक्ति का बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाता है किसी चीज़ के प्रति। मूर्छित होना। अब फोबिया का एक और लक्षण है कि ज़्यादा अगर व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। देखते होइएगा कि जब व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा ब्लड देख लेता है, जिसको ब्लड के प्रति डर है और वह ब्लड बहुत ज़्यादा देख लेगा तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाएगा। देखते होइएगा आप लोग। तो मूर्छित होना भी एक लक्षण है। उत्पात मचाना, ठीक है, उत्पाद नहीं होगा यहाँ पे त होगा। तो उत्पात मचाना। अब जो व्यक्ति भय से डरता होगा तो देखिएगा ऐसे कंडीशन या ऐसे वस्तु के आसपास जाते ही व्यक्ति उत्पात मचाने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगेगा। खुले व सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरना। अब जो व्यक्ति को खुले जगहों में जाने से या बंद स्थानों में जाने से या भीड़ भाड़ वाले इलाके से डर लगता हो तो उसको जो है खुले स्थान या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी डर लगेगा, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जाएगा तो वहाँ पे तो भीड़ भाड़ मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे डरेगा व्यक्ति। दैनिक कामों को कम हो जाना। अब जब व्यक्ति अनेक स्थितियों से डरने लगता है तो उसका दैनिक काम जो है क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, कम जाएगा। उसकी अधिक तीव्रता से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद कर लेता है, ठीक है। अब होता यह है डर यानी फोबिया। फोबिया जो है उसकी अधिक तीव्रता से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद कर लेता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति को भीड़ से डर लगता हो तो वह अकेला रहना चाहेगा
वह व्यक्ति अकेला रहेगा, अपने आप को घर में बंद रखेगा, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा नहीं चाहेगा, तो अधिक प्रभाव पड़ने से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद करने लगता है। ठीक है। आतंकी विचार, जो व्यक्ति फोबिया का हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो सकता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और भी सारे लक्षण हो सकते हैं, जितना भी मैंने प्रकार बताया है वह सब आ जाएगा इसके लक्षण में, कि शादी से डरना, ठीक है, बंद स्थान से डरना, ऊंचाई से डरना, ये सब इसके लक्षण में आ जाएंगे। ठीक है। तो सारा चीज़ लिख दीजिएगा। अब आता है कि आखिर किसी को भय अगर होता है, फोबिया होता है, जो किसी स्थिति में किसी वस्तु से बिना किसी कारण के डरे, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए अगर आप दवाई देना चाहते हैं, फार्मेकोलॉजी के अगर उपयोग करना चाहते हैं, दवाई का उपयोग करके ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले, चूँकि फोबिया एक एंजाइटी है, भय जो है एक चिंताग्रस्त बीमारी है। ठीक है। तो इसके लिए चिंता का दवाई एंटी एंजाइटी दवाई देते हैं। अब एंटी एंजाइटी दवाई जो है यह व्यक्ति के कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रभावित हो उसी हिसाब से इसमें अलग अलग दवाई आता है, अलग अलग वर्ग का। तो एंटी एंजाइटी में नॉर्मल ड्रग डाइजापाम आता है। ठीक है। जिसको व्यक्ति को दिया जा सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी जो है इसको, जो हल्का फल्का ग्रसित है वह भी जो है डाइजापाम का उपयोग कर सकता है। ठीक है। बाकी अगर डर किसी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा डर लगे बिना किसी कारण, तो आप मानसिक डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है। दूसरा दवाई के है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ चलता है, जिसे हम लोग सर्ट्रेलाइन कहते हैं। ठीक है। सेट्रालाइन कहते हैं। सेट्रालाइन दवाई एंटी डिप्रेसेंट का, जो कि आप बिल्कुल दे सकते हैं पेशेंट को। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ठीक है। आप अपने मन से डॉक्टरी मत करने लगिएगा कि कोई व्यक्ति डरे या कुछ हो तो उसको ये पढ़े हैं तो आप अपने मन से दवाई देने लगिएगा। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप नर्स के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने मन से दवाई देना नहीं पड़ता है, समझ गए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको इलाज करना रहता है। जानकारी के लिए नॉलेज रखना चाहिए। दूसरा है मनोचिकित्सक साइकोथेरेपी। ठीक है। साइकोथेरेपी में अब भय जो होता है, भय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थेरेपी है वो यही साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में बिना किसी दवाई के, बिना किसी मशीन के उपयोग किए हुए व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। न इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और न व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ये हावी होता है। इसका कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत उपयोगी होता है। अब इसके लिए अगर व्यक्ति को व्यवहार में समस्या है तो उसके व्यवहार के परिवर्तन किया जाता है बिहेवियर थेरेपी से, जो कि एक साइकोथेरेपी का ही प्रकार है। व्यक्ति को अगर सपोर्टिव थेरेपी चाहिए, उससे अगर सहायता की ज़रूरत हो, सहायता करने की अगर बात आए, तो उसके लिए सपोर्टिव थेरेपी चलाया जाता है, जो कि साइकोथेरेपी का ही प्रकार है। ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण साइकोथेरेपी है। ठीक है। एक बिहेवियर थेरेपी, और बिहेवियर थेरेपी में ही कॉग्निटिव थेरेपी आता है। ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी जो है आपके इसी में आता है। ठीक है। याद रखिएगा, CBT जिसको हम लोग कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसी में ही आता है। ठीक है। और एक आता है आपका सपोर्टिव थेरेपी, याद रखिएगा। ये हो गया साइकोथेरेपी, फार्मेकोलॉजी में हो गया, वो बता दिए मैंने। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध है। एक व्यक्ति जो किसी कारण, बिना किसी कारण के किसी स्थिति में किसी वस्तु से डर रहा है, डर जाता है, तो उसके लिए आप क्या प्रबंध करेंगे। तो आपके सामने में है नर्सिंग प्रबंध। आप अपने हिसाब से जितना मन उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मरीज के भय के कारणों का पता लगाए, मरीज किस कारण से डर रहा है उसका पता लगाए। मरीज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, यानी जिस वातावरण में उसको डर लग रहा है उससे हटाकर उसको सिक्योरिटी यानी सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। मरीज की वस्तु स्थिति के प्रति धनात्मक थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोच पैदा करें, क्योंकि अभी ऊपर आप लोग कॉग्निटिव जो है थेरेपी में देखे हैं कि व्यक्ति निगेटिव और बिना किसी कारण के ज़्यादा सोचने से जो है डर जाता है। तो धनात्मक सोच पैदा करें, मरीज की स्थिति व वस्तु से दूर रखें जिससे व्यक्ति डरता हो। मनोचिकित्सक की सलाह लेना, यानी जो साइकोथेरेपिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मन के रोग बीमारी को देखते हैं, यानी जिसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। सही तरीके से वह पर्याप्त उपचार देना चाहिए ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो यही कुछ जो है आपको प्रबंध है। आप और सारे प्रबंध लिख सकते हैं। जिनको इंग्लिश में चाहिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, आप अपने तरीक़ा से इंग्लिश में चाहें तो इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो इंग्लिश वाले जो भी मेरे डियर हैं, आप लोग यहाँ से इंग्लिश ले लीजिए,
मैं यहाँ पे इसीलिए मैं आपको इंग्लिश थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो उम्मीद है आप लोग फोबिया को अच्छे से समझे होंगे। फोबिया को अच्छे से आप लोग अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फोबिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अब आपका काम है कि इसे अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, और इस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आपका काम है, जो काम है मैंने तो अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। बस अब हम विदा लेंगे यहाँ पे। बाकी जिनको इंग्लिश में लिखना है उनके लिए यह इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश में चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में इसे जो है उपयोग कर सके। ओके, तो चलिए, नर्सिंग मैनेजमेंट है यहाँ पे, आप लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में भी जो है क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रश्न हो गया समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में।